आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी बेहतर चलती होगी और आप उस तैयारी को बेहतरीन करना चाह रहे हैं। तो आपको बता दें, आप PYQ प्रश्न कह सकते हो या आप MCQ प्रश्न कह दीजिएगा, क्योंकि पिछले ईयर एग्जाम नहीं हुआ था, है कि नहीं। हम आपको टॉप प्रश्न कवर करा रहे हैं, याद रखें, बिल्कुल टॉप चल रहे हैं, वो भी मैथमेटिक्स का। और ये सेकेंड पार्ट कवर होने वाला, आपको पता ही होगा। हम 5 जून 2025 का शिफ्ट पहला का हमने 15 प्रश्नों का पार्ट बनाया है एक करके, और अभी 15 प्रश्नों का पार्ट भी बनेगा। तो आपको पता होना चाहिए पूरा 30 प्रश्न आते हैं। तो ये सेकेंड पार्ट कवर हो रहा है, तो जानकारी समझ गए होंगे। और आप RRB NTPC MCQ 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा की प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। आपको इस शिफ्ट के मैथमेटिक्स का, रीजनिंग का और GK GS का तो 40 प्रश्नों का एक साथ हम एक पार्ट कवर कर रहे हैं। मैथ्स रीजनिंग का 30 प्रश्न आते तो आधा आधा करके हम आपको पार्ट में कवर करा रहे हैं। तो आप समझ गए आंकड़ा कहाँ पर मिलेगा, पता है, जाके देखिएगा। अगर आप इस शिफ्ट का, याद रखिए इस तारीख का, इस शिफ्ट का अगर आपने 15 प्रश्नों का पार्ट नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। अब ये सेकेंड पार्ट चलने वाला है, याद रखें। जो आप प्रश्न देख पा रहे होंगे, दिख रहा है आपको मैथमेटिक्स का जी, हाँ, ये GK GS का है, हो चुका है भाई। पहला शिफ्ट हो चुका है 5 तारीख का, दूसरा हो चुका है, तीसरा होने वाला है। और मैथमेटिक्स हमने कवर करा दिया है, रीजनिंग भी कवर करा दिया इसका पहला पार्ट। तो लेके चलते हैं जो प्रश्न बचे हैं। चलिए, तो हम यहाँ से 99 प्रश्न मतलब पीछे करके लेके चल रहे हैं। जो प्रश्न छूटा था अदरक वहीं कवर हो रहा है। अगर आप क्रॉस वेरीफाई भी करना चाहते हैं PDF या तारीख और आप डे शिफ्ट पूरा चेक कर लीजिएगा, वही तारीख वही शिफ्ट मिलेगी, वही प्रश्न मिलेंगे और आपके पास PDF होगा तो आप क्रॉस वेरीफाई कर भी सकते हैं। चलिए लेके चलते हैं। याद रखिए अगली भर्ती परीक्षा आपको NTPC CBT 2 और NTPC 1 NTPC CBT 2 मतलब 12वीं लेवल की बात कर रहे हैं वहाँ पर। और SSC रेलवे बैंक सभी एग्जाम में आपको योगदान देगा पेपर भर्ती परीक्षा में नंबर बढ़ाने में। पहला प्रश्न याद रखें, एक विक्रेता 1 रुपये में 7 नींबू खरीदा, 15% लाभ अर्जित कर, समझ आ रहे हैं, 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने होंगे। देखिएगा आपको बता देते हैं, इसको हल करने का एक तरीका होता है। हमने कहा कि 1 रुपये में 7 नींबू खरीदा, उसको कुछ ना हुआ, ना लाभ ना हानि, इतना मान लीजिएगा ना, क्योंकि कुछ होता तो बोल देता एक विक्रेता ने 1 रुपये में 7 नींबू खरीदा, 20% का हानि हुआ, 75% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपये में कितना बेचे। यहाँ कुछ नहीं बोला फर्स्ट वाले में, कोई बात नहीं, हमने कहा भाई कुछ नहीं है तो 100 ही मानना पड़ेगा। चलिएगा, इसका कॉन्सेप्ट होता है विद्यार्थियों, याद रखें, मैथमेटिक्स का प्रश्न बढ़िया ईमानदारी से देखिएगा लास्ट तक। आपको जितने भी प्रश्न दिखाएं सेकेंड पार्ट चल रहा है, तारीख वहीं शिफ्ट वहीं है, देखिएगा। हम आपको बता दें फॉर्मूला होता है रुपया अनुपात तो मात्रा, सुन लीजिएगा, इनटू दूसरा परसेंट अपॉन पहला परसेंट बराबर रुपया अपॉन मात्रा। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। फॉर्मूला अकॉर्डिंग रुपया ऊपर रहेगा, नीचे मात्रा रहेगा, यहाँ गुणा बैठेगा, सेकेंड परसेंट अपॉन पहला परसेंट, ठीक है, बराबर आपका रुपया अपॉन मात्रा। अब देखो रुपया मतलब 1 रुपया, 1 रुपया में कितनी मात्रा, 7 नींबू। दूसरा परसेंट मतलब भाई 75% का लाभ, हमने कहा 75 लाभ है, मतलब 100 था, 175 हो जाएगा। अब हमें फर्स्ट में बोला नहीं है, मतलब हम उसको रखेंगे 100, ठीक है। अगर लाभ तो लाभ में जोड़ना पड़ेगा, हानि में घटाना पड़ेगा। कुछ नहीं बोला है खरीदते समय, कुछ भी नहीं हुआ खरीदते समय, मतलब 100 का 100। लेकिन वो बेचते समय क्या चाह रहा है कि 75 का लाभ, सेकेंड लाभ, रुपया मात्रा, मात्रा ही तो पूछ रहा है ना। चलिएगा, हम अब गुणा भाग करते हैं तो आराम से आंसर आनी चाहिए। जो कॉन्सेप्ट होता है 25 चौके 100, कोई दिक्कत ना। 25 सत्ते 125, सॉरी 175, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो 4 ही तो बचा है, x मतलब होता है आपका मात्रा। तो आप ऑप्शन आप देख पाएंगे चौथा में आपको राइट आंसर मिल रहा है। मुझे समझ में आया कि आप समझ पाए होंगे। इस प्रकार से प्रश्न अगर आपका आता है तो आप रुपया अपॉन मात्रा इंटू सेकेंड परसेंट अपॉन पहला परसेंट बराबर रुपया अपॉन मात्रा रखकर आप हल कर सकते थे। यहाँ 1% और देता तो वो फर्स्ट परसेंट कहलाता, दिया नहीं, हमने माना। समझ में आया ना। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, यदि x और 338 के बीच जो मध्यानुपाती है वो 260 है तो x का मान ज्ञात करें। याद रखिए आपका अनुपात समानुपात अध्याय आपने पढ़ा होगा। अगर हमें बोल रहा है कि मध्यानुपाती, भाई मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला होता है याद रखें
अंडर रूट अगर आप इस प्रकार से बैठा देखिएगा, हम कहते हैं b बराबर, देखिए b ना कर देखिएगा, चलो ठीक है, b का स्क्वायर बराबर a इंटू सी। ए मतलब आपका हो जाएगा x, है कि नहीं, और सी मतलब आपका 338 हो जाएगा। अब हमें बोल के रखा कि मध्यानुपाती कितना है, भाई b मतलब होता है मध्यानुपाती, तो 200 आपका हो जाएगा 60। इस प्रकार से 260 की पावर 2 बराबर x इंटू 338। जी भाई मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता, याद रखें मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता, अगर आपको नहीं पता तो पढ़ लीजिएगा, b का स्क्वायर बराबर a इंटू सी। ए मतलब पहली संख्या, है कि नहीं, और ये आपका सी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको a c दे के रखा है, आपको b भी दे के रखा है। अब आपको बता दें, इसको याद रखिएगा, 260 की पावर 2 बराबर x इंटू 338। देखो a अनुपात b समानुपात b अनुपात c, इस प्रकार का वो दिया है, लेकिन इस प्रकार का डाटा है, उसको वो मध्य पदों का गुणनफल मतलब b का स्क्वायर बनेगा, फिर वह पदों का गुणनफल, जी बन गया आपका आंसर। अगर आपका इसको मान निकालना मतलब ये कहलाता है मध्यानुपाती, इसलिए फॉर्मूला बना है। तो हमने कहा 360, याद रखें, समझ आते हैं 260 भाई, 260 गुणा 260, ठीक है। अब हम एक काम करते एक से ही बिठा लेते हैं, क्यों भाई, हमारे पास जो डाटा आया है वो कितना है, हमारे पास 338 था, है कि नहीं, 338 एक्स बनता, हमने यहाँ 338 ला दी पक्षांतर करके, गुणा में तो भाग में आ गया। अब इसको हम काटा पीटी करेंगे, ठीक है, काटा पीटी करना मतलब होता है आधा करना। चलो आधा करते हैं भाई, 3 के पहले 2 आता है, 2 का आधा 1, 1 बच जाएगा 12, भाई 13 के पहले 12, 12 का आधा 6, और यहाँ हो जाएगा 1 मतलब 9, आधा 18 का आधा 9 हो जाएगा। यहाँ आधा करेंगे भाई, यहाँ 130 बनेगा ना, बनेगा, है कि नहीं। यहाँ हमने कहा 13 एकम 13, 13 एकम 13, 13 तिया 39, ठीक है, 13 दूना 26, यहाँ 20 आया, यहाँ 10 बचा। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई गुणा में 200 बराबर आपका x हो जाएगा। इसका मतलब x का मान आपका 200 राइट है, समझे ना। इस प्रकार से आप हल कर सकते थे प्रश्न को, समझे। फॉर्मूला एक बार और बता देते हैं, मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, b का स्क्वायर बराबर a इंटू सी। अगर b यहाँ रख रहे हो, a इंटू सी रख रहे हो, अगर आप b को पक्षांतर करोगे तो क्या बन जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, मतलब b बराबर अंडर रूट a इंटू सी। हमने बता दिया किस प्रकार से फॉर्मूला बना है, इसके पहले बताया मैंने, a अनुपात b अनुपात समानुपात c। चलिए नेक्स्ट प्रश्न जो बढ़ रहे हैं, अगला प्रश्न आप देख पा रहा हूँ, शिफ्ट, याद रखें विद्यार्थी, शिफ्ट वही रहेगी, तारीख वही रहेगी, भले प्रश्न यहाँ हो जाए लेकिन दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। वह अवधि ज्ञात करें वर्षों में जिसमें 1200 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितना हो जाती है, 2280 हो जाती है। हमने कहा भाई 2280 क्या है, हो जाती है, मतलब ए मिश्र धन अमाउंट है भाई। पी कितना है अपना 1200, हम देखते हैं कि ब्याज कितना लगा है भाई, हो जाती है, मतलब ए होता है मतलब अमाउंट मिश्र धन, पी आपको दे के रखा है मूलधन, हमने कहा 0.01, भाई घटाएंगे ना जी, आपका अमाउंट है, अमाउंट को जब प्रिंसिपल से घटाओगे तो आपका ब्याज ही निकलेगा। तो वो जो ब्याज दर बोल रहा है वो साधारण ब्याज, मतलब ब्याज आया 1080, हमने कहा हमें दर चाहिए, अगर हमें समय पूछ रहा फिलहाल तो देखिएगा, आपको बता दें क्या पूछा, समय, आर बराबर हम SI अपॉन P इंटू 100 रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा SI मतलब क्या हो रहा है, ब्याज, अपना ब्याज आया 1080 आया है, और P कितना अपना 1200 रुपया है कि नहीं, 1200 रुपया, परसेंट के लिए 100 रखना पड़ेगा, फॉर्मूला 1212, 12 नम्मा 108, मतलब आपने समझा कि भाई जो परसेंट ब्याज आया वो 90% आया, इसका मतलब क्या हुआ, जो 90% ब्याज है, समझे, वो परसेंट में है, लेकिन जो ब्याज असली में 1080 है कि नहीं। हमने कहा कि भाई हमें तो चलिएगा, तो कुल जो ब्याज परसेंट याद रखें वो आपका 90% है, और रही बात 1 साल का जो ब्याज है याद रखें वो 4%। हम क्या करेंगे भाई, हम देख लें 1 साल का 4% ब्याज बनता है, तो भाई 90% कितने साल का बना है, तब 1 साल के ब्याज को जब जो ब्याज परसेंट आया पूरा पूरा कितने साल का पता करना, तो 1 साल के ब्याज को पूरे ब्याज से भाग लगा दो, आंसर अपने आप आएगा, 4 दूना
8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 दूना 8 हो गया, 1 बचा भाई, है कि नहीं। देखिएगा 4 दूना 8, 1 बचा, 4 दूना 8 जाएगा, इसका मतलब 22 आएगा। और हमारे पास आगे ना भी बढ़ोगे तो आपका आंसर आ ही गया है। अब 22 तो अपने पास आ ही गया, पॉइंट लगेगा तो 0.5, हमें पूरा हल करने से कोई मतलब नहीं है, हमारा 22 आ गया है। ऑप्शन सिर्फ एक जगह है जहां पर 22.5, यही आपका आंसर होगा। इस प्रकार से तीनों प्रश्नों का आप आराम से बना सकते हो, बिल्कुल इजीली समझाएंगे। बस आप लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलना किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, वही टॉपिक के वही प्रकार के प्रश्न एग्जाम में छपेंगे, जो गारंटी के साथ कहते हैं। अंडर ग्रेजुएशन स्तर आद्रा की एग्जाम चालू होने वाला है, आपको पता होगा। एग्जाम डेट तैयारी उसी के लिए कर रहे हैं आप लोग, और NTPC CBT ग्रुप डी में भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, समयकार का प्रश्न आया है, नहीं पाइप टैंकी का है। अगर आप समयकार अगर अध्याय आपको बेहतर बनता है तो आप पाइप टैंकी के प्रश्न को भी आराम से कर सकते हो। चलिए, तो पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप उसी टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए को खोला जाता है, वो भी 6 मिनट के लिए, बाद में 6 मिनट बाद बी भी खोल दिया जाता है। अब कितने समय या कितने मिनट बाद पूरी टैंक भर जाएगी। देखिएगा इतना इजी टॉपिक है, या इजी प्रश्न आप कह सकते हो। अगर आप फ्रेशर बच्चे हो तो बड़ा दिक्कत होगा आपको PYQ प्रश्न या जो हाल ही में एग्जाम हुए उन प्रश्नों को हल करने में। शिफ्ट बाय डे बाय दिखाएंगे, टेंशन ना लो। अगर आप NTPC तैयारी कर रहे थे पहले से तो आपको दिक्कत नहीं जाएगा, आप तैयारी यहीं से कीजिएगा इन्हीं प्रश्नों के माध्यम से। ए 18 मिनट भर सकता है, बी 20 मिनट में खाली कर सकता है। चलिए, इस प्रकार से आप इन दोनों का एल्सियम निकालें। जिस प्रकार से समय कार्य अध्याय के जो कॉन्सेप्ट होते हैं प्रश्न के, वो यहाँ पर भी लागू होते हैं। ठीक है, अब देखो 18 और 20 का जब एल्सियम निकालोगे तो आप ये बताओ हमारे पास जो आंकड़ा आने वाला है वो 180 आएगा। समझे, 180 आया, इसका मतलब ये हुआ कि जो उस टैंक की धारिता है, एलसीएम जो होगा वही टैंक की धारिता होगा, और समय कार में जो एलसीएम आता है वही टोटल कार होता था। हमने कहा ठीक है, 18 का जब भाग लगाओगे तो 10 बार में जाएगा, और यहाँ 20 का भाग लगाओगे तो 9 बार जाएगा। मतलब एक पाइप की जो क्षमता है 1 मिनट में 10 लीटर भर सकता है। आप मान लीजिएगा टैंक की धारिता 180 लीटर है, ए की क्षमता 10 भरने की है, बी की क्षमता 9 लीटर खाली करने की है। भरने वाले को प्लस लेना भाई, और खाली करने वाले को माइनस। 1 मिनट में 10 लीटर भर सकता है, 1 मिनट में 9 लीटर खाली कर सकता है। चलिए, आद्रा की क्षमताओं को अब कहता है कि ए को शुरू में खोला जाता है। भाई ए मतलब कितनी क्षमता रखता है, 10, वो भी 6 मिनट के लिए खुला है, मतलब कितना भर दिया, 60 लीटर। भाई ए अकेला 10 लीटर भर सकता है 1 मिनट में। हमने कहा 6 मिनट जब चालू होता तो 60 भरेगा। अब हमारे पास 180 लीटर क्षमता की टंकी है, जब 60 भर चुका है तो 130 बचाना भाई, है कि नहीं, 130 लीटर बचा है। अब ये बताओ समाचार 120 बचेगा, क्योंकि 180 में 60 चला गया ना, कितना चला गया माफ़ी चाहेंगे, हाँ 120 बचेगा। ठीक है, ये 120 लीटर अभी टैंक खाली बचा है। अब ए के साथ बी भी आ गया। अब ये बताओ ए भरेगा 10 और बी खाली करेगा 9। 1 मिनट में 10 भरा, 1 मिनट में 9 खाली, तो सिर्फ कितना बचेगा, 1 मिनट में सिर्फ 1 लीटर बचेगा। तो क्षमता जो भरने की वो पर मिनट 1 लीटर होगी, तो जब दोनों भरेंगे या खाली करेंगे तो हमारे पास जो भरने की जो पूरा क्षमता बचा है 120। अब 1 मिनट में सिर्फ 1 लीटर ही पानी बच पा रहा है, तो भरते चलेगा तो 1 भाग लगाएंगे क्षमता से, तो 120 ही आपका राइट आंसर आएगा। ऑप्शन अपने पास चौथा में है। वैसे ना घबराइएगा, अगर नहीं समझ में आया है दोबारा आप लोग कोर्स देख सकते हो, समझ सकते हो, और जब प्रश्न अगले चैप्टर में और प्रश्न मिलेंगे फिर और समझ जाइएगा। ये आपका आंसर। अगला प्रश्न आपके समक्ष एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी। 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर 60 है और बाकी विद्यार्थियों का 62 है, तो कक्षा का औसत स्कोर क्या है। याद रखें, बहुत शानदार प्रश्न पूछा है, चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। देखिएगा, हमने कहा टोटल 30 विद्यार्थी थे, 30 में से 12 का आंकड़ा आपको पता है। अब ये बताओ 30 में 12 जाएगा 18 बचेंगे। हाँ देखिएगा, हमने कहा कि 12 विद्यार्थियों का जो आंकड़ा औसत 60 अंक है, और जो बच्चे शेष का आप 18 है उनका कितना 62 हो जाएगा। ठीक है, हमें बोल रहा है सभी का औसत निकालो। देखो
सभी का औसत हम यहाँ पर देख रहे हैं भाई 12 लोगों का 60 है, यहाँ हमने देखा यहाँ पर +2 ज़्यादा है। समझिएगा, सब जो कॉन्सेप्ट हल करने का, वैसे तो दूसरा तरीका भी हल करने का, लेकिन आपको अलग कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखिएगा 12 का 60 है, 18 हमने निकाला क्योंकि भाई शेष मतलब 18 ही बचेंगे, जिनका 62 कह दिया, ठीक है। अब मैं 60, देखो सबसे कम जो औसत रहेगा उससे देखना है कि जो बचा वाला वो कितना ज़्यादा है। हमने कहा भाई यहाँ +2 ज़्यादा है। अब ये बताओ यहाँ कितने बच्चे हैं, 18 बच्चे हैं। हमने कहा सबको हम क्या बना रहे हैं, 60-60, फिलहाल सबको 60-60 बना लिए। यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ पर 60 हो गया, यहाँ 2 ज़्यादा था हमने 2 ज़्यादा रखे, और 18 लोग हैं तो मतलब सबके पास 2 ज़्यादा, 18 दूना 36, तो यहाँ पर इनके पास 36 ज़्यादा है। औसत मतलब होता है सबको बराबर बांटना। हमने कहा 36 ज़्यादा है कि नहीं, लेकिन अब 36 को सबको देना, 60 सब बन चुके हैं, सबके पास 60-60 हो चुका, याद रखें। और हमने +2 इसलिए छांटा क्योंकि सबको 60 बनाया, तो यहाँ +2 था तो +2 छट गया। तो भाई हमने कहा कि 18 लोग, 18 दूना 36 ज़्यादा है, 36 मतलब सबको बांटना। हमने कहा 18 और जब 12 जोड़ेंगे तो टोटल आपके हो जाएंगे 30 बच्चे। 30 बच्चों को जब 36 को भाग लगाओगे तो भाई चलो 10 को लग कर दीजिएगा, हमारे पास कितना फिलहाल आया 36। वैसे याद रखें 60 आपने बनाया है मुक्तय, 36/3 × 10, 3 एकम 3, 3 दूना 6, 10 को जब भाग लगाओगे तो पॉइंट लगेगा। इसका मतलब है सबको आपने 60 बनाया था, लेकिन अब सबके खाते में 1.2 और जाएगा। तो ये बताइएगा 60 तो पहले से बन चुके हैं, 1.2 और जाएगा क्योंकि 36 बचा था। औसत मतलब सबको बराबर बांटना, 60-60 आपने सबको बनाया, 36 बचा, 30 लोगों को फिर बांटा आपने, 1.2 आया, तो 61.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझे? क्या आपने इस प्रकार का कॉन्सेप्ट पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो आपको बोरिंग लगेगा यार, नहीं समझ में आएगा। 2 बार रिपीट कीजिएगा, सब समझ में आएगा। और ऐसा नहीं करना, सुन लीजिएगा, अगर आप ऐसा नहीं करना तो 12 इंटू आप करेंगे 60 जो भी आंसर आएगा, 18 इंटू करेंगे 62 जो भी आंसर आएगा, ठीक है। इन्हें आप लोग जोड़ लीजिएगा और आप 30 से लगा देंगे भाग। सुन लिए, ऐसे भी आप कर सकते हो, जी आपका सेकंड तरीका रहा। समझे कि नहीं? संख्या गुणा औसत बराबर योग, संख्या गुणा औसत बराबर योग, तो योग योग आप जोड़ लीजिएगा। टोटल बच्चे आपके 30 हैं, तो जब योग से भाग लगाओगे कुल आंकड़ों से तो अपने आप औसत निकल जाएगा। ये भी हल होता तरीका। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों, लास्ट तक देखिएगा, मैं आपके साथ हूँ, जब बार बार कह रहा हूँ, और बिल्कुल यकीन के साथ देखिएगा। यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा में, मतलब यहाँ पर धारा बह रही है और नाव विपरीत चला रहा है, वो भी 42 घंटे में 721 किलोमीटर दूर तय करता है। इसका मतलब जब धारा कहीं बहे और आपकी नाव कहीं और चले तो इसको हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं। अप स्ट्रीम मतलब होता है ऊर्ध्व प्रवाह, समझे, उल्टा दिशा में, तो उससे हम बोलते हैं अप स्ट्रीम। आपने सुना होगा एक होता है डाउन स्ट्रीम, अंग्रेजी बोल रहे, ध्यान रखें जी। अप, अप मतलब होता है आपका ऊपर, मतलब विपरीत, डाउन मतलब होता है धारा के साथ, ऊर्ध्व प्रवाह, अनुप्रवाह, प्रतिकूल चाल, अनुकूल चाल, ऐसे आप समझ सकते हो। अब हमने कहा कि भाई डी बराबर मतलब धारा के विपरीत, भाई 721 अपॉन करेंगे 42, ठीक है, 721 अपॉन करेंगे 42, समझ रहे होंगे। हम अभी निकाल रहे हैं डाउन स्ट्रीम, सॉरी अप स्ट्रीम निकाल रहे हैं, मतलब होता धारा के विपरीत अगर आप चल रहे हो तो उसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं, या ऊर्ध्व प्रवाह कहते हैं, या उसे आप प्रतिकूल चाल कहते हैं। अगर हम यहाँ बात करें भाई 700 की, 7 एकम 7, 7 सुनम सुन, 7 तेरी 21 अपॉन 7 छिंग 42 होगा, 7 एकम 7 पूरा पूरा चला गया, जीरो लगा, 7 तेरी की 7 छिंग 42, इसका मतलब 103 आएगा, है कि नहीं। अब यू निकाल रहे हैं भाई, 103/6 आएगा, 6 एकम 6 बचेगा 4, 6 7 42, एक भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगाओ, 6 एकम 6 बचेगा 4, भाग नहीं जाएगा, 6 छिंग 36, हम कहते इतना ही लेके चलते हैं, मतलब यू का मान आ गया है भाई 17.16। आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, यही तरीका अपनाना पड़ेगा, कोई भी टीचर आपको पढ़ाएगा ऐसे ही पढ़ाएगा, याद रखें। अप स्ट्रीम मतलब होता है, आप समझ पा रहे होंगे, विपरीत दिशा में, 17.16। अब देखिएगा, अब हमें डाउन स्ट्रीम चाहिए, तो हमें बोल दिया है दूरी वही है 721, लेकिन जो समय लग रहा है वो 15 है, ठीक है। हमने अभी काटा था 3,
कितने से काटा है, चलिए अब देखो यहाँ पर आप 721 को 15 से भी काट सकते, इस बात नहीं, 15 चौके 60 हो जाएगा, है कि नहीं, 15 चौके 60 होगा, तो ये बताओ अपने पास 12 ही बचेगा। यहाँ आप लोग चलिएगा 15, देखिए एक बार रिपीट कर देते हैं, थोड़ा सा जगह कम पड़ता है विद्यार्थी, इस चक्कर थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, डाटा समझ नहीं पाते हैं। डी, हाँ डी बराबर अपना चलेगा 721 अपॉन भाई 15, क्योंकि हमारे पास जो डाटा है वो दूरी वही है, लेकिन समय क्या हो रहा है, बदल रहा है, क्यों, आप चल रहे हो धारा के साथ साथ, इसलिए समय आपका थोड़ा कम लग रहा है। देखिएगा अब 15 चौके 60, अब हमारे पास बच रहे हैं 12, है कि नहीं, 121 हो जाएगा। अब 15 अट्ठे 120 हो जाएगा, एक बचेगा, भाग नहीं जाएगा, जीरो लगाओ भाई, और नहीं है जीरो लगा लो, 15 छक्का 90। अब ठीक है, अब हमने कहा 48.06 आया है। अब हमें पूछ रहा धारा की चाल, याद रखें, अगर धारा देखो, एक पूछता है बोट की चाल, एक पूछेगा धारा की चाल। अगर आपको बोट की चाल पूछ रहा तो आपको d प्लस यू अपॉन 2 रखना पड़ेगा, अगर धारा की पूछा d माइनस यू अपॉन 2 रखना पड़ेगा। और आप समझ गए होंगे, अगर आपको अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल दिया, मतलब अप स्ट्रीम दिया और डाउन स्ट्रीम दिया, तो आपको बोट का चाल पूछेगा तो आप दोनों को जोड़ दीजिएगा अपॉन 2। अगर आपको स्ट्रीम मतलब धारा की चाल पूछ रहा है तो आपको दोनों को घटा के 2 से भाग लगाना पड़ेगा। फिलहाल हमें धारा की चाल पूछ रहा है, तो आप समझ गए होंगे भाई 48 माइनस 06, 48.06 माइनस हम रखेंगे, कितना दिया हमारे पास आया था 17.1.6 अपॉन 2 करेंगे। अब आप खुद भी समझदार हो भाई, इतना नादान तो नहीं हो, इन्हें आप लोग घटा लीजिएगा। ध्यान रखें घटाने से क्या होगा, आपके पास जो डाटा आएगा वो आप देख पाएंगे 31.5, ठीक है, क्या आएगा 31.5 अपॉन 2 बैठेगा। अब यहाँ आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपके पास जो पॉइंट है यहाँ 10 बना लीजिएगा फिलहाल, है कि नहीं। अब आप क्या करेंगे, 2 एकम 2, एक बचा, 2 पंजे 10, ठीक है। अब ये बताओ हमारे पास एक बात पता चल गई है कि 15 तो आने वाला है। अब देखो यहाँ पर 15 है नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, ऑप्शन आपका दूसरा में 15 मिल रहा है। बाकी पॉइंट की कहानी बात की बात है, हमें 15 मिल गया ना, पॉइंट लगेगा 45 वो बात की बात है, लेकिन हमें 15 मिल गया, मतलब हमें पूरा हल करके थोड़ी बताना भाई। क्या पेपर दे जो एग्ज़ाम ले रहा है वो पूछ रहा है कि आंसर पूरा कैसे कैसे आया है, क्यों आया है, आपको आंसर से लेन देन है, ये आपका रहा आंसर निकालने का तरीका। समझे ना विद्यार्थियों, तो याद रखें हमने किस प्रकार से बी का मान एस का मान, हमें बी का नहीं पूछा था, एस का पूछा था। एस बराबर होता है डी माइनस यू अपॉन 2, डी मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, यू मतलब होता है अप स्ट्रीम, और कैसे निकालते हैं आप समझ गए होंगे। और जीके जीएस का भी पार्ट कवर हो रहा, ध्यान रखें, जीके जीएस का, रीजनिंग का, मैथ्स का, और हम करंट अफेयर भी कवर करा रहे हैं, याद रखें, क्योंकि करंट अफेयर का जो वेटेज है 9 से 10 प्रश्न का है, और हम कंप्यूटर भी कवर करा रहे हैं जिसका वेटेज 4 से 5 प्रश्न, क्योंकि एनटीपीसी सीबीटी 1 स्नातक स्तर पूछा, वही लेवल का है, वही पैटर्न, तो स्नातक स्तर के साथ साथ सीबीटी 2 के साथ साथ आपको सीबीटी 1 सीबीटी 2 कहाँ पर 12वीं लेवल की एग्जाम पूछेगा, तो हम ध्यान में रखते हुए पढ़ा रहे हैं। दो संपूरक कोण में सबसे बड़ा कोण सबसे छोटा कोण से 50 अंश बड़ा है, यह दिख है। छोटा कोण कितना पूछ रहा है, इसके पहले आपको बताओ, इसी शिफ्ट में मैंने जो पहले पार्ट कवर कराया वहाँ पर भी इसी प्रकार का सेम टू सेम प्रश्न पूछा था, बस थोड़ा सा शायद डाटा अलग था और प्रश्न पूछा बस अलग था, छोटा बड़ा पूछा होगा किसी एक में, लेकिन पूछा था। हमने कहा ए छोटी वाली, बी बड़ी वाली आपका कोण है, संपूरक कोण है। अगर ये x है तो x प्लस 50 होगा, क्यों भाई, जो छोटी वाली से बड़ी वाली 50 ज़्यादा है, जी जितना भी होगा उससे 50 ज़्यादा होगा। हमने कहा दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा तो बहुत गंदी बात है, वहाँ मैंने इसी का जैसे प्रश्न पढ़ाया था, दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। हमने कहा पहला कोण दूसरा कोण योग 180 होगा, ठीक है भाई, x प्लस 50 बराबर 180 होगा। दोनों को जोड़ोगे जहाँ 2x बराबर, तो 2x प्लस 50 प्लस 180, अब यहाँ 2x बैठेगा, यहाँ 180 माइनस यहाँ 50 पक्षांतर करोगे भाई, तो 100 कितना आएगा अपने पास, कितना दिया है 50,
अपने पास 50 जाएगा तो 30 आएगा ना भाई, है कि नहीं। मतलब आप समझ गए होंगे कि भाई 2x बराबर 130 आएगा। ये x यहाँ बैठेगा, 2 यहाँ पक्षांतर होगा, 2 छींग 12, 1 बचेगा, 2 पंजे 10। x मतलब क्या होता है, छोटी वाली कोण का माप अपने पास आ चुका है। तो ये याद रखिएगा कॉन्सेप्टों को। ऑप्शन डी आपका मतलब चौथा आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। समय लगेगा, लास्ट तक देखिएगा। आपने पहला पार्ट देखा, मुझे अच्छा लगा कि विद्यार्थी मुझे पहला पार्ट बहुत सपोर्ट करें या देखे हैं, या कुछ विद्यार्थियों को अच्छा लगा। वैसे सबके लिए लाभकारी है, चिंता ना करिएगा। क्रॉस वेरीफाई भी आप PDF को कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और प्रश्नों का पैटर्न समझना विद्यार्थियों खुद भी आप, और आप किस अध्याय के कितने प्रश्न आ रहे हैं ये बात फोकस करना है। यदि दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है, यदि उनका LCM और HCF का गुणनफल 135 है, तो LCM और HCF का के व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा। देखिएगा इतना प्रश्न बढ़ा दिया है कि हम कह नहीं सकते। भाई स्नातक लेवल का है, मजाक की बात थोड़ी है क्या। तो स्नातक लेवल का है मतलब बड़ी तैयारी है, तो बड़ी तैयारी कीजिएगा। देखिए हमने कहा भाई संख्या 5x इंटू 3x। आपको पहले फार्मूला बताते हैं भाई। n1 इंटू n2 बराबर LCM इंटू HCF। आपने तो देखा होगा फार्मूला को। हमने कहा पहली संख्या 5x है, दूसरी संख्या 3x है, बराबर LCM और HCF का जो गुणनफल है वो 135 है। हम गुणा करेंगे तो 5 3 15, x की पावर 2 बनेगा, बराबर 135 आएगा। समझ रहे हो ना। हाँ, तो आपने क्या समझा कि भाई 15x की पावर 2 बराबर 135। हम x की पावर 2 यहीं छोड़ेंगे तो 135 में जब 15 गुणा में पक्षांतर में जाएगा तो भाग में जाएगा, 15 नाम 135। अब ये बताओ जब इस पावर को यहाँ हटाओगे तो रूट लगेगा, तो x बराबर भाई 9 का वर्गमूल 3 होता, मतलब x का मान 3 आ चुका है। अब आपको पता है आपने 5x माना था, 3x माना था, वही 5 इंटू 3 और 3 इंटू 3, 3 पंजे 15, 3 का 9। जो बड़ी संख्या 15 है और छोटी संख्या 9 है, तो आपकी जो संख्या निकल गए। अब हमें पूछ रहा है इनकी LCM और HCF के व्युत्क्रम का योग बताना है। हमने कहा भाई 15 एक बड़ी संख्या, छोटी संख्या है। अगर हम बात करें LCM की, LCM मतलब होता है जो दोनों के पहाड़े माए। हमने कहा भाई 15 का पहाड़ा क्या आपको बनता है। हाँ, तो 15 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो, और आप किसका पहाड़ा पढ़ लीजिएगा, 9 का। हमने कहा भाई पहाड़ी में तो 45 आता है, मतलब LCM आपका 45 आएगा। अब बात आती है HCF की। ऐसी संख्या खोजो जो दोनों को काट दें। हमने कहा भाई 3, है कि नहीं, इसका मतलब HCF 3 आ गया। अब देखिएगा हमें बोल रहा है LCM का व्युत्क्रम। हमने कहा 1/45, भाई LCM 45 आया है, इसका उल्टा 1/45 बनेगा, प्लस HCF भाई कितना आया है, 3 आया है, उसका उल्टा 1/3 का योग बताना है, कितना आएगा। थोड़ा समय लगेगा लेकिन चिंता ना करिए। 1/45 प्लस 1/3। अब हम इन दोनों के LCM निकालेंगे। ये बताओ LCM उतना ही आएगा, 45। यहाँ 45 गुणा में बैठेगा, यहाँ 45 गुणा में बैठेगा, यहाँ 45 चला जाएगा, 1 बचेगा, ऊपर प्लस लगाओ। नीचे जो LCM आया है वो अपना कितना 45 है, समझे। और हमारे पास 45 कहने के लिए सिर्फ इकलौता ऑप्शन है। ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, सी में नहीं, यही डी में, यही आपका आंसर आएगा। लिखना आपको बता देता हूँ फिर भी मैं। अब यहाँ जब भाग लगाओगे, गुणा कर भाग लगाओगे तो 15 बार जाएगा, यहाँ 15 जाएगा, 15 और 1 16 हो जाएगा, 16/45 अपना राइट आंसर होगा। समझे ना विद्यार्थियों। हाँ, अब तो यकीन होता होगा कि भाई गुरुजी सही पढ़ा रहे हैं, सही सटीक जानकारी। थोड़ा स्पेस थोड़ा सा कम पड़ता है मेरे प्यारे विद्यार्थी, वरना मैं इतना बेहतर कर सकता हूँ ना, आप सोच नहीं सकते, समझे। लेकिन समस्या यही बात की है, बस आपका सपोर्ट बना रहे, आने वाले समय में बेहतर करके बताएंगे, यकीन के साथ कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 77 सरलीकरण की बात कर रहा है, लेकिन इतना बड़ा सा प्रश्न कर दिया है। देखो हमें एक बात तो ऑप्शन माइनस 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 दिया, तो हमें माइनस की फिक्र करना भी नहीं है, क्योंकि ऑप्शन सभी माइनस में आएंगे। कन्फर्म हुआ ये बात। हाँ, अब देखिएगा आपको बताएं, यहाँ 3/8 है, 3/8, 1/8, यहाँ 2/8। हमने कहा एक बात आपने समझा होगा, कभी ज़िंदगी में पढ़ा होगा, 3/8 प्लस 1/8 प्लस 2/8 जब क्या समान हो जाए हर,
जब हर समान हो जाए तो सब का हर एक ही बनेगा और अंशों को आपस में जोड़ दीजिएगा। अगर जोड़ना है तो जोड़, अगर प्लस बीच में प्लस है तो प्लस लगेगा, भाई घटाना तो घटाना पड़ेगा ना। तो भाई 3 2 5 1 6। अब आपने समझा होगा कि भाई अब तो हमारे पास 6/8 आ गया। समझे? देखो 3/8, 1/8 और 2/8, इन तीनों का मान बिल्कुल झट से आ गया। यहाँ नहीं भी रखते तो आप ला सकते थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ जब क्या समान हो जाए हर, तो आधार अंशों को आपस में जोड़ लीजिएगा तो आपका आंसर आने की संभावना है। अब हम इसे और छोटा कर सकते हैं कि नहीं बताइएगा। हमने कहा भाई आधा करेंगे 3 बनेगा, आधा करेंगे 4 बनेगा, 3/4 आएगा इसका मान। अब हमने कहा 3/4 आ गया प्लस 5/16। अब हम इसका एक काम करते हैं एलसीएम, भाई 4 और 16 का एलसीएम आएगा 16 ही आएगा और यहाँ 16 बैठेगा। 4 चौके 16, 4 तेरी 12, प्लस का प्लस लगा लीजिएगा, एलसीएम 16 आया, नीचे 16 ही बैठेगा। अब हमने कहा 16 16 चला गया, यहाँ बचे कितना 5 बचेगा। ये अपने पास कितना आ रहा है, यहाँ पर 17 आ रहा है, 17/16। याद रखें कितना है, 17/16 आया है। यहाँ पर -2 रखा है कि नहीं, ये बताइएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे 16 दूना 32, 32 में जो 17 जाएगा तो 15 ही बचेगा ना, तो 15 अपन अपना जाएगा 16 और माइनस का आपका माइनस लगा लीजिएगा। ठीक है, और ये रहा आपका हल। ऑप्शन आपके पास तीसरा है, बताओ ये था कि नहीं। हाँ, ऐसे आपको चीज़ों को समझना है कि हम देखिए 3/8, 1/8, 2/8 को बहुत सपाट से कर दिया तो समय यहाँ बच गया ना। प्रश्न जो भी देता है वो दिखता भली बड़ा है, लेकिन उसका अगर कॉन्सेप्ट अगर आपने कभी ज़िंदगी में पढ़ा होगा तो आप आराम से बना सकते थे। अभी आपने पढ़ लिया, अगर ऐसा कोई प्रश्न अगली बार आता तो आप आराम से बना पाओगे। अगर आपको संपूर्ण जानकारी पढ़ना है मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैसा, तो आप आरआरबी एनटीपीसी एमसीक्यू 2025 के प्रश्नों का समाधान और भंडारा की प्ले लिस्ट में विजिट कर सकते हो। करंट अफेयर पढ़ना चाहते हो, वो भी तैयारी चल रही है, आप करंट अफेयर की प्ले लिस्ट में जा सकते हैं। कंप्यूटर की भी क्लास आप चल रही है, कंप्यूटर की प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पर आपको मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जैस का 2025 के प्रश्न पत्र आपको इस प्ले लिस्ट में मिलेंगे। बाकी कंप्यूटर का कंप्यूटर में और करंट अफेयर का करंट अफेयर मिलेगा। समझे ना विद्यार्थियों? चलिए, अपने साथ अपने साथियों को भी आप कह सकते हो, पढ़ने के लिए आप कह सकते हो। और हम अपना और आपका समय, जो कीमती समय, कभी बर्बाद नहीं करेंगे। मतलब जो भी जानकारी होगी आपकी भर्ती परीक्षा और आपके लिए सही सटीक होगी। तो चिंता नहीं करना कि भाई छोटा एकेडमी क्या देंगे, छोटा सा है, कुछ भी पढ़ा देंगे, टाइम पास चक्कर, ऐसा नहीं। समझे? हाँ, एक डीलर 63,000 रुपये प्रति ड्रॉपर की दर से 2 ड्रॉयर बेचता है। ड्रॉयर, ठीक है। एक पर 5% का लाभ होता है, दूसरे पर 30% की हानि होती है। तो पूरी लेन देन में उसका हानि प्रतिशत कितना देखिएगा। हमें एक बात बोल दिया है कि 2 वस्तुओं को समान पर बेचा, मतलब एक वस्तु जो 63,000 रुपये का है ना, दूसरा भी 63,000 में ही बेचा गया होगा। मतलब आपका SP1 और SP2 क्या है, बराबर है। इस प्रकार के प्रश्न अगर हम, और याद रखिएगा हम ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाते हैं, तो ऑफलाइन क्लास में तो हम इन सबको पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स चाहे रीजनिंग जीके जैसो ऑफलाइन क्लास भी हम चलाते हैं। और समय निकाल कर आप जैसे बच्चों के लिए, आर्थिक रूप से कमज़ोर विद्यार्थियों के लिए हम रिकॉर्ड क्लास भी चला रहे हैं। तो यहाँ पर बात आती है समान। हमने कहा भाई पहला परसेंट, दूसरा परसेंट। देखो हमारा तरीका अलग अलग करने का भाई। 5% लाभ, 5% लाभ मतलब होता है कि अगर वो 100 रुपये की वस्तु थी तो आप 105 में बेचे होंगे। हमने कहा CP अनुपात SP, लाभ हमेशा लाभ और हानि का जो अनुपात बनेगा वो CP और SP पर भी बनेगा। हमने कहा 100 की वस्तु रही होगी, आप 105 बेचा, तब तो लाभ हुआ 5% का। हमने कहा 5 दूना 10, 5 शून्यम शून्य, 5 दूना 10, 5 एकम 5। तो अब हमारे पास जो नया अनुपात आया है 20/21 आ चुका है। याद रखें इस बात को, ठीक है। क्या आया है, 20/21। हमने कहा ठीक है, पहला अनुपात आ गया 20/21, छोटा कर रहे हैं। सेकेंड की बात करें तो बोल दिया है दूसरे पर 30% की हानि। हमने कहा अगर वो 100 उस वस्तु का कीमत रहा होगा तो वो 30% हानि पर बेचा, मतलब कितने पर बेचा, 70 पर बेचा, 0 0। अब हमारे पास देखिएगा यहाँ पर हम कर, ठीक है ना इतना। अब हमारे पास 20/21 और 10 अनुपात कितना आ गया, 7 आ गया। समझे इस बात को? अब पहला, दूसरा, हमारे पास 20/21 है, तो यहाँ 10 अनुपात कितना है, 7। अब ये बताओ
हमने अभी आपको बोला था ये आपका CP हो जाएगा, ये आपका 1/8 SP हो जाएगा SP। हाँ, SP हो जाएगा। अब ये बताओ, अभी हमें एक बात बोला था कि दोनों को समान दर पर बेचा है। तो यहाँ तो भाई 20 रुपये में आपने खरीदा, कितने बेचा 21 में, यहाँ कितने में खरीदा 10 में, कितना बेचा 7 में। यहाँ तो भाई समान में कहाँ बेचा है, नहीं, यहाँ 21 में, यहाँ 7 में। हम कहते हैं यहाँ हम 3 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ बनेगा 20, यहाँ 21। अब बताओ 7 तेरी 21। अब देखो कितने में बेचा आपने, 21 अनुपाती मान। अब सेकंड वस्तु को 21 में, अब वो ना बात सही, समान मूल्य पर बेचा है, 21 पर बेचा, 21 पर बेचा। इस प्रकार से आप 20:21 और 30:21 आपका नया अनुपात बन गया है। जी समझा रहा हूँ तो वक्त लग रहा है, अगर आप सीख गए ना तो मज़े की बात है। 20:21, 30:21। अब ये बताइएगा कि भाई 21 में बेचा तो पूरा कितने में बेचा आपने, 42 में बेचा। भाई पहली वस्तु की कीमत 20 रुपये थी, अगली की कीमत 30 थी, तो पूरा कीमत कितना था, दोनों को मिला के कीमत CP भाई अपना 50 था, और आप दोनों को मिला के बेचे हो कम ज़्यादा करके 42 रुपया में। तो ये बताओ 50 की वस्तु को आपने 42 में बेचा, पूरा पैसा की बात करें तो हमने कहा भाई यहाँ पर तो क्या हो रहा है, 8 का अंतर आ रहा है, मतलब 8 रुपया आपने कम में बेचा। कीमत कितना था 50, CP अपॉन इंटू 100 रखेंगे, 50 दूना 100, 8 दूना 16%, मतलब उसको पूरे सौदे में 16% का घाटा हो गया। और पैसा की बात करें तो 8 रुपया, और अनुपाती मान आया है। हमें पैसा से लेन देन नहीं मेरे भाई, कुछ प्रश्नों में पैसा से लेन देन होता है, कुछ में नहीं होता है। वैसे हमें पैसा पूछ नहीं रहा ना, तो पैसा से लेन देन लेना भी नहीं है, वरना तुम्हारा समय वहीं बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ें। फिर आपका बिल्कुल शॉर्ट और सटीक जानकारी के साथ इस प्रश्न का उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, और ये प्रश्न इतना हटीला प्रश्न याद रखिएगा, अगर आपको यहीं तक पूछता, अगर x का मान पूछता तो ऑप्शन आपको x यहाँ दे के रखता, तो हम ऑप्शन से निपटा सकते थे, लेकिन आपको पहले x का मान पूरा खोजना पड़ेगा, फिर आपको y का मान ही खोजना है जो ऑप्शन दिया है। तो बड़ा हटीला सा प्रश्न कर दिया, याद रखिएगा। और अनुपात और समानुपात का प्रश्न है, जो समानुपात का प्रश्न है, इसके पहले भी आपने देखा होगा मध्य अनुपाती का प्रश्न आया था, ये भी तो उसी अध्याय का प्रश्न है भाई। तो क्या समझे भाई, संख्यापत्ति आएगा, संख्यापत्ति आएगा, LCM आएगा, औसत आएगा, प्रतिशत आएगा, लाभ हानि आएगा, सरब्याज आएगा, चक्रवृद्धि आएगा, भट्टा आएगा, आपका फिर नावधारा आएगा, समय दूरी चाल आएगा, रेलगाड़ी आएगा। तो पूरे प्रश्न आ रहे हैं, धीरे 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 आपको सभी अध्याय के प्रश्न मिलते रहेंगे। ये तो भाई आपका शिफ्ट नंबर पहला था और सेकंड पार्ट चल रहा है। कुछ प्रश्न यहाँ छूट जाएंगे, याद रखें, जो आपको कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा, चिंता ना करिएगा। अगर आपके पास यहाँ देख रखा है 30, यहाँ है नहीं लेकिन मानना पड़ेगा 30:15, समझे, और हमारे पास समानुपात 21:11 आपको 11 लेना पड़ेगा, समझे जी। आपका प्रश्न का हल होने वाला है। कहने का मतलब जी मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये 30, 15, 21, 11 है जी, इस रूप में याद रखिए। क्या किस रूप में है, 35:15 समानुपात 21:11, जे इसका हल होता है। ऐसा दिख रहा है, वो है ऐसा एक्चुअली में। अब इसमें होता है मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल। इससे पहले बोल रहा है इन सभी आंकड़ों प्रत्येक में x जोड़ना पड़ेगा भाई, प्रत्येक में x जोड़ना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है भाई। अब देखिए हमारे पास, अगर हमारे पास कितना आया था, 30:15 था, समानुपात 21:11 था, तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, याद रखिएगा कितना, 30:15 समानुपात 21:11। अब हमें एक बात बोला, सब में x जोड़ना है, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। अब हम क्या, यहाँ आपके पास बराबर है, यहाँ तिर्य गुणा हो जाएगा, यहाँ भी तिर्य गुणा हो जाएगा। तो आप लोग एक मिनट हो जाइएगा, तिर्य गुणा हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमारे पास 30 प्लस एक्स है कि नहीं, इनटू हमारे पास होगा भाई कितना हो जाएगा, अपने पास 11 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले हल कर लेते हैं, फिर बात की बात देखते। चलिए यहाँ पर आपको हल करना पड़ेगा, थोड़ा लंबा पड़ने वाला, याद रखिएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो ये बनेगा 310,
तो 330 बनेगा, प्लस यहाँ गुणा करेंगे तो भैया ये बनेगा 11x प्लस, ठीक है। यहाँ गुणा करेंगे तो x की पावर 2 आएगा, प्लस यहाँ, हाँ देखो पहले हमारे यहाँ गुणा करना पड़ेगा, तो भाई कितना जाएगा जी 30x आएगा ना। कहने का मतलब जी एक बार यहाँ करके बता रहे हैं, उस तरफ आप खुद भी कर सकते हो। यह हमने गुणा किया, ये बना, लगाए प्लस, यहाँ गुणा किया भाई 11x आया, ठीक है। अब यहाँ गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा कितना, प्लस 30x आएगा, प्लस लगा लीजिएगा, यहाँ गुणा हो जाएगा जब x की पावर 2, समझे। इसी प्रकार से आप लोग उस तरफ के आंकड़े को भी कर सकते हो। कहने का मतलब आंकड़ा क्या बनेगा अपने पास, 15 प्लस x इंटू हमारे पास बनने वाला कितना, 21 प्लस x, ठीक है। आपको यहाँ बता देते हैं गुणा किससे करना है, देखिएगा यहाँ गुणा कीजिएगा, यहाँ गुणा करना, फिर यहाँ करना, फिर यहाँ करना, तो आपके पास जो आंकड़ा आएगा जिस प्रकार से मैंने पिछले का निकाला वैसे ही आने वाला है। अब क्या आएगा देखिएगा, यहाँ बनेगा 330 प्लस 30x, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अपना हो जाएगा 11x प्लस x की पावर 2। अब मेरे पास स्पेस नहीं बचा भाई, बराबर रखना, यहाँ रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा 375 प्लस 15x प्लस हमारे पास कितना आएगा 21x प्लस हमारे पास रहने वाला x की पावर 2। अब यहाँ देखना, अब यहाँ बराबर लगा है, याद रखें जी आपस में कट जाएंगे, क्यों भाई जी प्लस में है, जी प्लस में, जब पक्षांतर होगा तो माइनस कट जाएगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से हमने कहा यहाँ हमारे पास कितना है 30 और 11 है, तो ये बन जाएगा भाई 41x बनेगा, है कि नहीं। उसी प्रकार से हमारे पास ये हो जाएगा 36x बन जाएगा, है कि नहीं। अब जब 36x को यहाँ पक्षांतर करोगे तो 41x में कितना बचेगा, 5x बचेगा, याद रखें। यहाँ तो कट गए, यहाँ हमने जोड़ा 41, यहाँ बनी 36x, 36x जब 41x से कटेगा तो 5x आएगा। उसी प्रकार से यहाँ हम 375 में जब 330 माइनस होगा पक्षांतर होके तो कितना बचेगा, ये बताओ भाई, 45 बचेगा ना, बचेगा, ठीक है, याद रखिए। इस प्रकार से पूरा डाटा हल होने के बाद यहाँ पर 45 से बराबर 5x आएगा। अब 5 का जब भाग लगाओगे तो भाई 9 बार जाएगा, इसका मतलब x का मान कितना आया है, 9 आया है। जब x का मान 9 आ गया है, इसका मतलब हमारे पास यहाँ 6 × 9 अनुपात y, समानुपात y, यहाँ भाई 3 × 9 - 9, इतना बड़ा प्रश्न कर दिया है, हमारे पास जगह कम पड़ गया ना, इस चक्कर से। 9 × 6 = 54, ठीक है। अब भाई इनका तो गुणा होगा मध्य पदों का, 9 × 3 = 27, 27 - 9 के 18 ही आएगा कि ना आएगा, बताओ। कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे अपन, देखिएगा मिस्टेक ना, विद्यार्थी आगे बढ़ रहे हैं, शायद कहीं मिस्टेक ना हो गया हो लगता है मुझे तो। चलिए कोई बात नहीं, अगर मिस्टेक हो भी गया होगा तो आप लेकिन समझ गया होंगे किस प्रकार से हल करना है, तो आप लोग उसको दोबारा हल कर लीजिएगा, ठीक है। 9 × 6 = 54 हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ 9 27 में 9 जाएगा, 18 ही बचेगा ना, कितना 18 बचेगा, इसका मतलब 54, याद रखिएगा कितना आया है यहाँ पर 54 अनुपात y समानुपात y, यहाँ जगह अपना हो जाए 18 हो जाए, ठीक है। मध्य पदों का गुणनफल है कि नहीं, बताओ। मध्य पदों का गुणनफल होगा मतलब y² बराबर हमारे पास यहाँ हो जाएगा 54 × 18, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर y का मान पूछ रहा है तो यहाँ 54 मतलब होता है 18 × 36, है कि नहीं। मेरे ख्याल से लग रहा है विद्यार्थियों कहीं अपन लोग मिस्टेक कर दिया, याद रखें। यहाँ 54 × 18 आ रहा है, 18 तिया 54 × 18 आएगा, तो यहाँ दोनों का निकल के तो 18 ही बनेगा बाहर, लेकिन √3 बच जाएगा भाई। मेरे ख्याल से कहीं पर अपन लोगों ने मिस्टेक किया है, तो मैं यहाँ दोबारा बता नहीं पाऊँगा क्योंकि यहाँ स्पेस कम पड़ गया है और डाटा बहुत लंबा है और अपन लोग दोबारा देख भी नहीं सकते। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं हम लोगों ने मिस्टेक कर दिया है, आप लोग उसको क्रॉस वेरीफाई कर लीजिएगा और दोबारा समझ के अच्छे देखना कि कहाँ मिस्टेक हुआ। कमेंट सेक्शन में कमेंट बताएं, हम उसको सुधार करने का प्रयास करेंगे। आप ही लोग उत्तर बताएंगे कि 18 आ रहा है या ऑप्शन गड़बड़ है या हमने कहाँ मिस्टेक कर दिया है। अगर हमारे पास x का मान पूछता तो हम ऑप्शन से काम तमाम कर सकते थे, लेकिन बिना ऑप्शन के
ही बन पाएगा ये। मतलब ऑप्शन अगर आपको एक्स का मान पूछता ना, तो आप एक्स का मान ऑप्शन से रख के निकाल सकते थे कि जोड़ जोड़ के वही समानुपात हो जाए, लेकिन एक्स का मान निकालना पड़ेगा, ऑप्शन में वाई का मान दिया है। तो मिस्टेक तो हुआ मेरे से लग रहा है। आप लोग प्लीज़ विद्यार्थियों बताइएगा कहाँ मिस्टेक हुआ है, और हल वैसे करना जैसे मैंने बताया। कूड़ा भागा में कहीं मिस्टेक हो गया होगा, देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। माफ़ी चाहूँगा विद्यार्थियों, मिस्टेक हो गया है, क्योंकि समझ से बात की है कि दोबारा हम उस चीज़ को जो हल को देख नहीं सकते ना, क्योंकि हम मोबाइल समझा रहे हैं तो पूरा स्वाहा हो जाता, ध्यान रखें, समझे। हाँ कोई बात नहीं है, आप लोग बताएंगे। माफ़ी चाह रहे हैं इस बात को लेकर हम। एक धनराशि पर 16% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 797 है। ठीक है, तो निकटतम पूर्णांक तक मान ज्ञात करिएगा। अब देखिए एक बात हमें समझ में आ रही है, हमें 797 अंतर कह रहा है, हमारे पास टी तो है ही नहीं भाई। आर हमें पता कितना दे के रखा, 16%। आर 16% है, लेकिन टी कितना पता नहीं है। हमें अंतर पता है, अंतर हमें पता है 797, ये बात ठीक है। आर पता है लेकिन टी नहीं पता। अगर टी हमें दे देता तो हम इसका उत्तर निकाल सकते थे मेरे ख्याल से। हमें टी, अब एक साल का याद एक साल का ब्याज का अंतर कभी बनेगा ही नहीं। एक साल का SI हो चाहे CI हो, दोनों समान होते हैं। अगर 2 साल का है तो भाई SI अलग आएगा, CI अलग आएगा। तो हम कितने साल का अंतर मान इसको ये बताओ ना, हमारे पास P है। तो इसका मतलब ये प्रश्न में कुछ तो मिस्टेक हुआ है। ठीक है, मिस्टेक हुआ है। और रही बात, क्योंकि पेपर में सुनने को आया है कि प्रश्न RRB ने मिस्टेक किया है, कई जगह पर ऑप्शन गड़बड़ रख दिया है, कहीं प्रश्न ही गड़बड़ है। तो ये वीडियो आपके लिए था, ध्यान रखें। और जो कुछ प्रश्न छूट गए याद रखें, वो आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर हो जाए कह सकते हो, या आप अगले शिफ्ट में कवर होगा। तो ये रही भाई मैथमेटिक्स का सेकेंड पार्ट। इसके पहले हमने फर्स्ट पार्ट 15 प्रश्नों को बनाया था, यहाँ पर भी कम से कम 12 प्लस प्रश्न हो चुके हैं। तो आपको 30 प्रश्न आने वाले हैं CBT 1 में। तो प्रयास कीजिएगा विद्यार्थियों, दोबारा आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट पार्ट देखें, सेकंड पार्ट देखें, यकीन के साथ देखिएगा, 100% ऑथेंटिक और सही है। कहीं कहीं कई बार मिस्टेक हो जाता है, वरना हम आपको सही सटीक ही बताते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अब आप याद रखें, तारीख वही रहेगी, महीना वही रहेगा, अब शिफ्ट चेंज होगा। फर्स्ट शिफ्ट हो चुका है, सेकेंड शिफ्ट कवर। उसी प्रकार से हर दिन याद रखें, इस बार 3 शिफ्ट हुए हैं, पहला शिफ्ट, दूसरा, तीसरा। तो पहला शिफ्ट, फिर सेकेंड, थर्ड दिखाएंगे। तो इससे आप लोग एक दिन के 3 शिफ्टों को देखकर अनुमान तक लगा सकते हो कि प्रश्न का लेवल किस प्रकार का, किस पैटर्न के प्रश्न बन सकते हैं और आने वाले क्या होंगे। चलिए, थैंक फॉर वॉचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और पढ़ते रहें, हम आपके साथ हैं। मैथ्स का, रीजनिंग का, GK, जिस चीज़ को भी देखना चाहते हो, हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको डाटा मिल जाएगा।